हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 360 से 365 तक। फांग युआन अब तक ब्रेथ कंसीलमेंट जीव का इस्तेमाल कर रहा था और उसने अपनी ऑरा को जितना हो सके दबा रखा था। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी असली ऑरा फटकर बाहर आ गई। ऊपर से टाई रुओ नान की टीम पहले से ही यही मान चुकी थी कि फांग युआन की कल्टीवेशन रैंक 4 इनिशियल स्टेज की है। इसलिए जब उन्होंने उसकी असली ताकत महसूस की तो वो सातों लोग हैरान रह गए। रैंक 4 मिडिल स्टेज, ये छोटा बीस्ट किंग तो इतना जवान है, फिर भी यंग मास्टर रुओ नान से आगे निकल गया। रैंक 4 मिडिल स्टेज, अब समझ आया कि ये इतना घमंडी क्यों था। पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो रैंक 4 मिडिल स्टेज पर है। वो अकेला हमारे पास चला आया, ये तो अपनी मौत बुला रहा है। टाई क्लैन की टीम के दिमाग में अलग अलग ख्याल बिजली की तरह दौड़ने लगे। थड की आवाज आई। टाइबाक्श्यू सबसे पहले संभला और हवा में ही फांग युआन के मुक्के से भिड़ गया। टाइबाक्श्यू मजबूती से जमीन पर उतरा, जबकि फांग युआन कुछ दूर उछलकर गिरा। फैंगजेंग, तुम अकेले ही हमसे उलझना चाहते हो। मुझे पता है तुम अपने साथी भाई निंग बिंग को बचाना चाहते हो, लेकिन सोच समझकर काम लो। किसी को बचाने की जल्दी में खुद को मत मिटाओ। अगर तुमने लड़ाई जारी रखी तो इसका मतलब होगा कि तुम पूरी टाई क्लैन से दुश्मनी ले रहे हो, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथी की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। टाइबाश्यू की आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में चालाकी भरी थी। वो फांग युआन की लड़ने की इच्छा को तोड़ना चाहता था। सच में पुराना अदरक ज्यादा तीखा होता है। हे, फांग युआन धीरे से हंसा और टाइबाश्यू व बाकियों की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुली हुई किलिंग इंटेंट थी। सो व्हाट इफ तुम टाई क्लैन के हो, और अगर मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो क्या? अगर मैं बाई निंग बिंग को नहीं बचा पाया तो ये उसकी किस्मत खराब थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, बस। उसके इस निर्दयी और ठंडे जवाब से टाई क्लैन के सातों लोगों की रूह कांप उठी। फांग युआन ने टाई आओ कई की ओर देखा। तुम वहां छिपकर देखने की कोशिश मत करो, यहां बस मैं ही हूं। सच कहूं, तुम लोगों ने जो रास्ता चुना है वो छिपने के लिए बहुत अच्छा है, और मेरे लिए तुम्हें मारने के लिए भी एकदम सही। ये सुनकर टाइबाश्यू का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। फैंगजेंग, तुम अपनी मौत बुला रहे हो। मौत? फांग युआन जोर से हंस पड़ा, बेकाबू होकर बिना किसी रोक टोक के। क्या ये पागल हो गया है? क्या ये छोटा बीस्ट किंग कल्टिवेशन के नशे में अपना दिमाग खो बैठा है? डेविल पाथ के लोग सब ऐसे ही सनकी होते हैं। टाई क्लैन के लोगों को फांग युआन की ये पागलपन भरी हंसी बेहद खतरनाक लगी, क्योंकि जो आदमी खुद की मौत से नहीं डरता वो किसी भी हद तक जा सकता है। फांग युआन ने अचानक हंसना बंद किया, जमीन पर पैर पटका और ऐसे आगे बढ़ा जैसे कोई बाघ अपने पहाड़ से उतर आया हो। फाइट! टाई रुओ नान ने गंभीर चेहरे के साथ पुकारा। उसे पता था अब ये टकराव टलने वाला नहीं है। टाइबाक्श्यू पीछे हट गया और टाई रुओ नान के पास जाकर खड़ा हो गया। टाई डाओ कू और टाई श्यान हुआ आगे बढ़े और टाई आओ कई किनारे से भागने लगा। उनकी पूरी फॉर्मेशन एक ही पल में खुल गई, लेकिन वो सब अपने अनुभव के अनुसार एकदम तालमेल से चल रहे थे। Charging crash GU. फांग युआन सांड की तरह आगे बढ़ा, उसके नीचे की पत्थरें चकनाचूर हो गईं। वो टाई क्लैन की खुली फॉर्मेशन में ऐसे घुसा जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। छोटे बीस्ट किंग, तुम बहुत घमंडी हो गए हो, टाई श्यान हुआ ने तीखी आवाज में कहा और अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां फैलाईं। धीमी सी फूं की आवाज हुई और उसके हाथ से एक विशाल काले सुनहरे रंग का कमल फूल खिल उठा। वो कमल जैसे जैसे खिलता गया, उसकी पंखुड़ियां झुककर छतरी जैसी बन गईं। डंठल गहरे हरे रंग का था और पल भर में मोटा होकर हाथ के बराबर चौड़ा हो गया। टाई श्यान हुआ ने अपने बाएं हाथ से उस कमल को तोड़ा और उसे हथियार की तरह पकड़कर फांग युआन की तरफ दौड़ी। Umbrella Lotus GU. टाई श्यान हुआ का शरीर छोटा था, लेकिन वो कमल इतना बड़ा था कि उसने उसे पूरी तरह ढक लिया। अब वो उस कमल की ढाल के पीछे से फांग युआन की तरफ बढ़ रही थी। फांग युआन ने ठंडी मुस्कान दी, उसके ऊपर सफेद हाथी की एक छवि उभरी। Beast Phantom Strength of an Elephant. धड़ाम! एक पल में ही फांग युआन का वार टाई श्यान हुआ पर पड़ा और वो हवा में पत्ते की तरह उड़ गई। वो करीब 10 फीट दूर जा गिरी, जैसे हवा ने उसे उड़ा दिया हो। क्या ताकत है इसकी, उसने दांत भींचते हुए कहा। दर्द से तड़पते हुए भी उसने हवा में अपने शरीर को मोड़ा और संतुलन बनाते हुए पैर के बल उतर गई। लेकिन अगला हमला उसकी तरफ नहीं आया। फांग युआन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे टाई रुओ नान की ओर भागा। कमबख्त! वो यंग मास्टर की तरफ जा रहा है, उसे रोकना होगा। यंग मास्टर की रक्षा करो।
टाई क्लैन के लोगों के अंदर युद्ध की ज्वाला फिर से भड़क उठी। टाई रुओ नान आधे घुटनों पर बैठी थी, दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई थी, वो एक पपेट बना रही थी। उसके आसपास के पौधे तेजी से बढ़ने लगे। जहां घास उसके पैरों के पास झुकी हुई थी, वो पल भर में आदमी जितनी ऊंचाई तक पहुंच गई। दर्जनों हरी बेलें आपस में लिपट गईं और हरे उजाले में एक विशाल घास से बना आदमी तैयार हो गया। Grass puppet GU. फांग युआन ने शिंगमाओ माउंटेन पर रैंक 1 ग्रास पपेट गू देखा था। वो मून ब्लेड्स की प्रैक्टिस करने के लिए टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। रैंक 1 ग्रास पपेट ग्यू कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन जब वो रैंक 2 तक पहुंच जाता तब वो एक साधारण शिकारी को बड़ी आसानी से मार सकता था। टाई रुओ नान के पास जो ग्रास पपेट गू था वो रैंक 3 का था। उसने जो ग्रासमैन पपेट बनाया था वो छोटा और दुबला था, उसके पत्ते मजबूती से आपस में बुने हुए थे। उसके एक हाथ में बांस की बनी तलवार थी और दूसरे हाथ में उसने रतन की बनी ढाल पकड़ रखी थी। ये थी रटन शेल ग्रास सोल्जर। इस सोल्जर के पास इतनी ताकत थी कि वो एक रैंक 1 गू मास्टर को भी मार सकता था। ऐसा एक रट्टान शेल ग्रास सोल्जर फैंग युआन के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब उनकी गिनती बढ़ जाती तब वो वाकई परेशान कर देते थे। रट्टान शेल ग्रास सोल्जर्स को ज्यादातर तोप का चारा बनाया जाता था ताकि वे सामने वाले गू मास्टर की प्राइमीवल एसेंस को खत्म करें। सबसे जरूरी बात यह थी कि अगर कोई रैंक 4 गू मास्टर इनका इस्तेमाल करे तो दर्जनों रट्टान शेल सोल्जर्स मिलकर रैंक 4 ग्रास सॉर्ड एलीट सोल्जर में बदल सकते हैं। कुछ ही पलों में टाई रुओ नान के आसपास 18 रट्टान शेल ग्रास सोल्जर्स खड़े हो चुके थे। फैंग युआन की आंखों में खून उतर आया, उसकी ठंडी और नुकीली निगाहें टाई रुओ नान पर जमी हुई थीं। ये औरत बाई निंग बिंग जितनी ही काबिल थी और उसने किंग माओ माउंटेन की सारी सच्चाई भी पता कर ली थी। उसे जिंदा छोड़ना खतरनाक था। फैंग युआन उसे शांगक्लैन सिटी में ही मार देना चाहता था, लेकिन उस वक्त मौका ठीक नहीं था। टाई रुओ नान अपने स्थान पर डटी रही। उसने अपने साथियों पर भरोसा किया और लगातार रट्टान शेल ग्रास सोल्जर्स बना रही थी। रोक दो उसे। टाई आओकाई ने अपनी आस्तीन झटकते हुए एक झुंड सुनहरे नीडल मॉस्किटोज छोड़ दिए। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। टाई डाओ कुफांग युआन की ओर दौड़ा, उसने हैंडब्लेड गू और स्विफ्ट शैडो गू एक्टिवेट कर दिए। फैंग युआन हंसा और बिना पीछे हटे सीधे उससे भिड़ गया। गोल्डन नीडल मॉस्किटोज ने उसके शरीर में छोटे छोटे छेद कर दिए और टाई डाओ क्यू के वारों से उसकी छाती पर लंबी चोटें आ गईं। फैंग युआन हंसते हुए आगे बढ़ा, सिर ऊंचा रखे, जबकि उसके शरीर से खून बह रहा था। वो घायल हो गया। टाई क्लैन के लोगों के चेहरे पर गंभीरता थी। अगर कोई और दुश्मन होता तो टाई क्लैन को खुशी होती, लेकिन फैंग युआन के पास बिटर स्ट्रेंथ ग्यू था। जितनी ज्यादा चोटें लगतीं, उसकी ताकत उतनी ही बढ़ जाती थी। अचानक 3 बीस्ट फैंटम्स प्रकट हुए, हरा सांड, घोड़ा और पत्थर का कछुआ। फैंग युआन की ताकत और बढ़ गई और उसने जोरदार हमला किया जिसे रोका नहीं जा सकता था। टाई शान हुआ आगे बढ़ी, लेकिन फैंग युआन के एक बार से उड़कर दूर जा गिरी। टाई डाओ को पीछे हट गया और टाई आओ कई किनारे ही रह गया। अच्छा, टायरन स्ट्रेंथ गू। फैंग युआन टाई रुओ नान के करीब पहुंचने ही वाला था कि टाई बा शू आगे आया और जोर से चिल्लाया। धड़ाम। दोनों के टकराने से जमीन हिल गई और दोनों 7-8 कदम पीछे जा गिरे। ये बराबरी की टक्कर थी। फैंग युआन के पास 4 बीस्ट फैंटम्स थे, लेकिन टाइबा श्यू भी मामूली नहीं था। उसका रैंक 4 टायरन स्ट्रेंथ ग्यू प्राचीन स्ट्रेंथ पाथ से मिला हुआ था और उसमें ओवरलॉर्ड जैसी शक्ति थी। दिलचस्प। फिर से फैंग युआन की आंखें चमकीं और वो दोबारा उसकी ओर झपटा। टाई बा क्यू ने भी उसी जोश से उसका सामना किया और रास्ता रोक दिया। टाई डाओ क्यू और बाकी सबने चैन की सांस ली। आखिरकार लिटिल बीस्ट किंग रुक गया। ये है सीनियर टाइबा शू। फैंग जेंग अब हमारे घेरे में फंस गया है, अब इसका मरना तय है। टाई क्लैन के लोगों का जोश बढ़ गया। उन्हें लगा फैंग युआन की रफ्तार थम गई है। अब वो एक फंसे हुए बैल की तरह था जिसकी ताकत सीमित हो गई थी। सबने मिलकर हमला शुरू कर दिया। सुनहरी नीडल मॉस्किटोज, फूलों की बारिश और हैंड ब्लेड्स हर दिशा से फैंग युआन पर बरसने लगे। उसकी चमड़ी फटने लगी, शरीर पर गहरे जख्म हो गए और उसे गोल्डन शील्ड ग्यू का सहारा लेना पड़ा। उसी समय उसने सेल्फ रिलायंस ग्यू से अपने घावों को भरना भी शुरू किया। जितना वो लड़ता उतना ही मजबूत होता जा रहा था। लेकिन टाई बा श्यू भी कुछ कम नहीं था। उसके पास रैंक 5 अर्थ ओवरलॉर्ड ग्यू था जो उसे धरती से असीम शक्ति खींचने की ताकत देता था। इससे उसका टायरेंट स्ट्रेंथ जीयू और मजबूत होता जा रहा था। टाई बा शू बार बार अर्थ ओवरलॉर्ड गू एक्टिवेट करता और धरती से अदृश्य शक्ति खींचकर खुद को और ताकतवर बना रहा था। युद्ध अब बराबरी पर आ गया था। फैंग युआन और टाई बा श्यू एक दूसरे पर मुक्कों और लातों की बौछार कर रहे थे।
दोनों एकदम जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे थे। जहां भी उनकी लड़ाई जाती वहां पत्थर टूटते और धूल उड़ती। अचानक एक भयंकर जानवर की दहाड़ गूंजी। फैंग युआन के ऊपर एक नया बीस्ट फैंटम प्रकट हुआ। बिजली की लहरें उसके चारों ओर घूम रही थीं। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसमें भयानक हिंसा की लहर थी। वो था थंडरबोल्ट फैंटम। टाई श्यान हुआ, जो उसके रास्ते में थी, एक ही झटके में उड़कर दूर जा गिरी। अम्ब्रेला लोटस ज्यू टूट गया और उसकी पंखुड़ियां हवा में बिखर गईं। शियान हुआ, हिम्मत रखो। टाई म्यू दौड़कर उसके पास आया, उसे संभाला जो खून उगल रही थी, और तुरंत उसकी चोटें भरने लगा। उसी समय रट्टान शेल ग्रास सोल्जर्स का एक झुंड आया और उनके चारों ओर घेरा बनाकर सुरक्षा देने लगा। अब तक टाई रुओ नैन के आसपास लगभग 1000 रट्टान शेल ग्रास सोल्जर्स जमा हो चुके थे, जो लड़ाई में मदद कर रहे थे, और वो अभी भी नए ग्रासमैन पपेट्स बना रही थी। टाई रुओ नैन इंस्लेवमेंट पाथ पर चलती थी, और ऐसे गू मास्टर्स को ज्यादा समय देना बहुत बड़ा खतरा होता है। एनस्लेवमेंट पाथ के ग्यू मास्टर्स लंबी लड़ाइयों में सबसे माहिर होते हैं। जितना वक्त बढ़ता जाए उतना ही दुश्मन के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। फैंग युआन के लिए सबसे अच्छा तरीका था कि वो सीधे नेता को मार दे, लेकिन ये रणनीति अब काम नहीं कर रही थी। फैंग युआन पूरी तरह टाइबा श्यू में उलझ चुका था। क्या डरावना नौजवान है। टाइबा श्यू के दिल में फैंग युआन के लिए एक अजीब सी प्रशंसा पैदा हुई। उसने पहले ही अंदाजा लगाया था, लेकिन फैंग युआन की असली ताकत ने उसे भी चौंका दिया। वो सोचता था कि फैंग युआन की शक्ति सिर्फ उसके पास मौजूद स्ट्रेंथ पाथ ग्यू सेट की वजह से है, जो प्राचीन समय से मिले थे, और इनका मेलजोल वाकई बेहतरीन था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, टाइबा श्यू को यकीन करना मुश्किल हो गया कि कोई इतना चतुर, निर्दयी, शांत और स्थिर भी हो सकता है। इस लड़के की लड़ाई की प्रतिभा! अगर मैं खुद इससे नहीं लड़ रहा होता तो कभी विश्वास नहीं करता कि ऐसा कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है। इसे मारना ही होगा। ये जितना खतरनाक है, रिपोर्ट उससे भी ज्यादा गलत साबित हुई है। अगर इसे बढ़ने दिया गया तो ये राइचस पाथ के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। टाइबा श्यू के मन में ये सोचते ही उसकी किलिंग इंटेंट और भी तेज हो गई। लड़ाई आग की तरह फैल चुकी थी। ये छोटा बीस्ट किंग कितना डरावना है। हमारे पास इतने लोग हैं, फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। टाई म्यू ने लड़ाई को देखते हुए टाई शियान हुआ का इलाज करते हुए कहा। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। टाइडाओ को सामने की लड़ाई को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब वो इसमें दखल भी नहीं दे सकता। अब समझ आया वो इतने घमंड से हमें क्यों रोक रहा था। ये लड़ने की ताकत वाकई अद्भुत है। लेकिन चाहे वो कितना भी खूंखार क्यों न हो, 2 हाथ 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते। लड़ाई अब जिस स्तर पर पहुंच चुकी है, हमारे पास अभी भी 7 लोग हैं। यही होती है एक समूह की संयुक्त ताकत। फैन जेंग, ये लड़ाई तुम्हारी हार है, इसमें कोई शक नहीं। टाई रु नैन ऊंचे पत्थर पर खड़ी होकर हालात पर नजर रख रही थी। उसकी नजरों में टाइबा श्यू और बाकी 5 लोग फैंग युआन को घेरे हुए थे, और उस घेरे के चारों ओर हरे रतन कवच वाले घास के सैनिकों की परतें बन चुकी थीं। उसी वक्त कुछ रतन कवच वाले सैनिक आपस में मिलकर रैंक 4 घास के तलवारबाज सैनिकों में बदलने लगे थे। अब तो नतीजा तय हो चुका है। छोटे बीस्ट किंग, अपने चारों तरफ देखो, तुम पूरी तरह घिरे हुए हो। क्या अब भी जिद पर अड़े रहोगे? खुद को पकड़वा दो, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल आए। टाई श्यान हुआ उठी और फैंग युआन की लड़ने की भावना को हिलाने की कोशिश की। उसके जख्म टाई म्यू ने ठीक कर दिए थे और अब वो फिर से लड़ने की हालत में थी। फैंग जेंग, अब चाहे तुम पंख उगाओ, बच नहीं सकते। यही कीमत है अपने आप को ज्यादा आंकने की। टाई म्यू ने टाई श्यान हुआ के पास से कहा। सच में नहीं बच सकता? फैंग युआन ने अचानक ताकत लगाई और टाइबा श्यू को पीछे धकेल दिया। उसके होठों पर हल्की हंसी आई। देखते हैं सच में उड़ नहीं सकता क्या? अचानक हवा में एक तीखी आवाज गूंजी और फैंग युआन की पीठ से धातु जैसी चमक वाले काले हड्डी के पंख फैल गए। ये क्या? उसके पास सच में क्या? टाई क्लैन के सब लोग हैरान होकर देख रहे थे। फैंग युआन ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया, फिर आसमान की ओर उड़ने लगा। टाई म्यू तो सोच भी नहीं सकता था कि उसके कहे शब्द सच्चे साबित होंगे। वो हैरान होकर बस देखता रह गया। सूचना में तो ये लिखा नहीं था कि छोटे बीस्ट किंग के पास उड़ने वाला ज्यू है। ये तो साफ रैंक 4 उड़ने वाला ज्यू है। ये उसे मिला कैसे? टाई शियान हुआ ने चौड़ी आंखों से अविश्वास में देखा। उड़ने वाले ज्यू बहुत दुर्लभ और महंगे होते थे, इसलिए बहुत कम ज्यू मास्टर्स के पास ये होते थे। फैंग जेंग उड़ सकता है? अब समझ आया वो इतने घमंड से हमें रोकने क्यों आया था। टाई डाओ कू ने तुरंत समझ लिया। टाई रुओ नैन का चेहरा भी बिगड़ गया। उसके रतन कवच सैनिक हवा में किसी काम के नहीं थे। फैंग युआन के उड़ते ही उसके बनाए घेरे में एक बड़ा छेद हो गया।
क्यों डर रहे हो सब? उसी वक्त टाइबाशियो की गूंजती आवाज सबके कानों में पड़ी। रैंक 4 अपर स्टेज स्ट्रेंथ पाथ का ये कल्टिवेटर टाई क्लैन की रीढ़ था। उसकी आंखों में अब तेज चमक थी। उसके अनुभव ने उसे तुरंत फैंग युआन की कमजोरी दिखा दी थी। उड़ने वाला जीव इतना आसान नहीं होता संभालना। इंसान की प्रकृति जमीन पर चलने की है। उड़ना और खुले आसमान में संभलकर रहना, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। और उड़ते हुए लड़ना, इसके लिए तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खुद रेंजू का बेटा वर्डेंट ग्रेट सन उड़ते वक्त मारा गया था। इस छोटे बीस्ट किंग को उड़ने वाला जीव मिले हुए कितना वक्त हुआ होगा? टाइबाशियो की बातों ने सबका जोश फिर से बढ़ा दिया। सही कहा, जानकारी में कहीं नहीं था कि फैंग जेंग के पास उड़ने वाला जीव है। उसने ये हड्डी वाले पंख अभी अभी हासिल किए होंगे। उड़ना इतना आसान नहीं, इसे तुरंत नहीं सीखा जा सकता। ये छोटा बीस्ट किंग बहुत भोला है। और हमें खुशी है कि हमारे साथ सीनियर टाइबाशियो हैं। टाई क्लैन के लोगों की हिम्मत फिर से लौट आई। मेरे पास दूर से मारने वाले तरीके कम हैं, तुम लोग आगे बढ़ो और उसे नीचे गिरा दो। फैंग जेंग, तुमने बहुत मूर्खता की है। अगर तुम जमीन पर रहकर लड़ते तो थोड़ा और टिक सकते थे, लेकिन अब तो खुद ही जाल में फंस गए हो, टाइबाशियो ने जोर से कहा। सच में? तुम ऐसा सोचते हो? फैंग युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में दया की झलक थी। छोटे बीस्ट किंग, अब ज्यादा खुश मत हो, गोल्डन नीडल मॉस्कीटो। हाँ, टाई आओ कई बोलते हुए अचानक ठहर गया। पिछली लड़ाई में उसके गोल्डन नीडल मॉस्कीटो ग्यू पहले ही खत्म हो चुके थे। क्योंकि फैंग युआन ने उनकी वारों से खुद को बचाने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए टाई आओ कई ने उन्हें बार बार इस्तेमाल किया। लड़ाई की तीव्रता में उसे याद ही नहीं रहा कि वो जीयू कितनी तेजी से खत्म हो रहे थे। बुरा हुआ, मेरा स्टार एरो गू तो पहले ही छोटे बीस्ट किंग ने नष्ट कर दिया। धत, मेरे पास अब बस 2 फ्लावर रेन गू बचे हैं। ऐसी ही स्थिति बाकी सबके साथ भी थी। टाइबाशियो का मन बैठ गया। उसे अब समझ आया कि छोटा बीस्ट किंग पहले से तैयार था और उसने सारी चालें अपने दिल में छुपाकर रखी थीं। कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लेड क्यूआई ज्यू है, मैं दूर से लड़ सकता हूं, टाई डाओ क्यू ने खड़े होकर कहा। मेरे पास स्नोबॉल ग्यू है, मैं उसे कुछ सजा दूंगा, एक और टाई क्लैन का गू मास्टर बोला। बहुत सारे हाथ मिलकर बड़ी ताकत बना देते हैं। यही हाल था टाई क्लैन के 7 लोगों का, जिनके पास कई तरह के तरीके थे। फैंग युआन चाहे जितना चालाक क्यों ना हो, वो उनकी सारी चालें एक साथ नहीं रोक सका। लिटिल बीस्ट किंग, नीचे उतर आ, टाई डाओ क्यू ने जोर से कहा और उसकी हथेली से एक तेज ब्लेड क्यूआई निकली। वो ब्लेड क्यूआई फैंग युआन की ओर सीटी बजाती हुई बढ़ी, लेकिन फैंग युआन ने अपने पंख हल्के से झटके और आसानी से बच निकला। तभी 3 बर्फ के गोले उसकी पीछे हटने की राह में आ गए। फैंग युआन ने अपना बायां पंख मोड़ा और एक बेहद फुर्तीली हरकत से घूमते हुए उन बर्फ के गोलों के बीच की जगह से निकल गया। ये देखकर टाइबाशियो का दिल जोर से धड़क उठा। उसे एक बुरा एहसास हुआ, वो इतनी आसानी से बच गया, क्या ये महज किस्मत थी? लेकिन जल्द ही पूरी टाई क्लैन की टोली हतप्रभ रह गई। फैंग युआन मानो हवा में नाच रहा था। फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ वो उनके तमाम हमलों से बचता जा रहा था। उसे फ्लाइंग टाइप ज्यू पर कितना अच्छा कंट्रोल है। धत्त तेरी, हमारे सारे हमले बेकार जा रहे हैं। मेरा प्राइमीवल एसेंस लगभग खत्म हो चुका है। ब्लेड क्यूआई ज्यू बहुत खर्च करवाता है। लगता है इस बार हमें फैंग जेंग को निकल जाने देना पड़ेगा। धीरे धीरे टाई क्लैन के हमले कम होते गए। लिटिल बीस्ट किंग, मानना पड़ेगा, तू वाकई में कमाल का टैलेंट है। आज हम तुझे पीछे हटने दे रहे हैं, ये तेरी काबिलियत की वजह से है। लेकिन अगली बार जब मिलेंगे संभल कर रहना, टाई रुओनान ने भारी आवाज में कहा। फैंग युआन हंसने लगा, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। किस बात पर हंस रहा है? टाइबाशियो के मन का बुरा एहसास और गहरा गया। हा, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूं। मैं क्यों भागूंगा? असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। इतना कहकर फैंग युआन ने एक साथ ऑल आउट एफर्ट जीयू और स्ट्रेंथ क्यूआई जीयू को एक्टिवेट किया। फौरन ही उसके पीछे से 5 विशाल बीस्ट के रूप बने, हरा बैल, घोड़ा, पत्थर का कछुआ, सफेद हाथी और काला अजगर। ये सब साकार होकर नीचे की जमीन पर धमाके से गिरे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। जमीन कांप उठी, पत्थर टूट गए, धूल का गुबार उठ गया। टाई रुओनान के बनाए हुए रट्टान शेल ग्रास सोल्जर्स उड़कर इधर उधर बिखर गए या मिट गए और टाई क्लैन के लोग जल्दी जल्दी पीछे हटने लगे। हमले करो, उसे बढ़त मत लेने दो, बैटलफील्ड पर नियंत्रण उसे मत दो। टाइबाशियो गर्जा और दूर से ही अपने कटोरे जितने बड़े मुक्के फैंग युआन की ओर मारे। हवा फटी और एक जबरदस्त फॉर्मलेस फिस्ट एनर्जी ने सोनिक बूम पैदा कर दिया। लेकिन फैंग युआन ने बस अपने पंख झटके और ऊपर की ओर उड़ गया, हमले से बचते हुए। टाइबाशियो ने लाचारी से सांस छोड़ी।
उसका अटैक ताकतवर तो था, लेकिन दूर तक नहीं जा सकता था। वो स्ट्रेंथ पाथ का ग्यू मास्टर था और इस रास्ते में हमेशा दूर से हमला करने के तरीके कम थे। फैंग युआन अलग था, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ क्यूआईजीयू प्राचीन क्यूआई पाथ से निकला था। टाई बा शियू की बात से बाकी टाई क्लैन के गू मास्टर्स ने बीस्ट फैंटम्स को रोका और ऊपर की ओर हमले करने लगे। लेकिन फैंग युआन की उड़ान अद्भुत थी। कभी वो तितली की तरह उनके हमलों के बीच नाचता, तो कभी बाज की तरह ऊंचाई पकड़ लेता, कभी अपने अस्थि पंखों से मुड़कर तेजी से घूमता, तो कभी ड्रैगन फ्लाई की तरह हवा में रुककर मौके का इंतजार करता। उनके ज्यादातर हमले वो आसानी से चकमा दे देता। जो कुछ हमले उसके शरीर से टकराए, वो गोल्डन शील्ड ग्यू की रोशनी से रोके गए। ये नामुमकिन है। उसकी उड़ान इतनी शानदार कैसे हो सकती है? उसका कंट्रोल तो लान में ही, होंग फे यू या फे यू वांग से भी कम नहीं। लान में ही, होंग फे यू और फे यू वांग उड़ान के माहिर थे और सदर्न बॉर्डर में मशहूर नाम थे। टाई क्लैन के लोग हक्का बक्का रह गए। फैंग युआन लगातार गू वर्म्स एक्टिवेट कर रहा था, पूरी मर्जी से हमला करते हुए। पहले की सारी लड़ाई तो बस इस वक्त की तैयारी थी। टाई रुओ नान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बड़ी मेहनत से इतने सारे रटन शेल ग्रास सोल्जर्स बनाए थे और अब वो बस मार खा रहे थे। ऊपर से उसका प्राइमीवल एसेंस भी लगभग खत्म हो गया था। मर जा! फैंग युआन हवा में मंडरा रहा था, तभी उसे मौका दिखा और वो नीचे झपटा। टाई म्यू, संभल! जल्दी हट जा! टाई म्यू ने बाकी लोगों की घबराई चीखें सुनी और ऊपर देखा। तेज धूप उसकी आंखों में पड़ी और फिर उसने काले साए को देखा जो बाज की तरह उस पर झपट रहा था। कानों में तीखी सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। दिल में डर समा गया। बुरा हुआ भागो! ये सोच बस मन में आई ही थी कि फैंग युआन ने उसके कंधों को पकड़ लिया। Beast Phantom Retract. फैंग युआन की ताकत उमड़ पड़ी। उसने दोनों हाथ फैलाकर उसके दोनों हाथों को बेरहमी से फाड़ दिया। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और टाइम्यू के दोनों हाथ कंधों से अलग हो गए। भयानक दर्द में उसका चेहरा विकृत हो गया। वो पागलों की तरह गरजने लगा। धड़ाम! फैंग युआन ने फिर ताकत लगाई और दोनों हथेलियों से उसके सिर पर प्रहार किया। टाइम्यू का सिर फटकर तरबूज की तरह बिखर गया। खून और दिमाग के टुकड़े फैंग युआन के शरीर, चेहरे और बालों पर छिटक गए। लाल खून और धूसर दिमाग के टुकड़े, यहां तक कि आंखें भी उसके कपड़ों से चिपक गईं। खून की गंध इतनी तेज थी कि कोई और होता तो उल्टी कर देता, लेकिन फैंग युआन ने उसे ऐसे सूंघा जैसे वो दुनिया की सबसे सुगंधित चीज हो। उसके दिल के भीतर एक जंगली खुशी उमड़ आई। मौत, क्या ही मीठी खुशबू है! मारो मारो! खून में जीवन का फूल खिलने दो! वो सिर उठाकर दहाड़ा और खुद ही एक कविता बना डाली। Taimu? टाइम्यू की मौत देखकर टाई क्लैन के सभी लोग आग बबूला हो उठे। उनकी आंखें जलने लगीं, मानो उनके गुस्से की आग आसमान और ओशन दोनों को जला देगी। तूने टाइम्यू को मारा है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टाई शान हुआ गुस्से में चिल्लाई। उसके हाथ में अम्ब्रेला लोटस गू था और वो सीधा फैंग युआन पर झपटी। फैंग युआन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने इंतजार किया जब तक टाई शान हुआ करीब नहीं आ गई। फिर उसने झट से अपना शरीर घुमाया, पंख फैलाए और बड़ी नजाकत से उसके बिल्कुल पास से निकल गया। टाई शियान हुआ 5-6 कदम आगे भागी, फिर एकदम रुक गई। उसका खूबसूरत चेहरा एक पल को सुन्न पड़ गया। अम्ब्रेला लोटस ग्यू नीचे गिर गया और उसकी गर्दन पर खून की पतली सी लकीर दिखी, जो अगले ही पल फूटकर फव्वारे की तरह बह निकली। उसका सिर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ गया। शियान हुआ! टाई क्लैन के लोग दर्द भरी आवाज में चिल्लाए, मगर अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। टाई बाक्स्यू तुरंत उसकी तरफ भागा। फैंग युआन जोर से हंसा, अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। टाई बाक्स्यू के सामने रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स खड़े थे। उसने रास्ता तो बना लिया, लेकिन फैंग युआन की रफ्तार के सामने वो कुछ भी नहीं था। फैंग युआन आसमान में उड़ता रहा, कभी कभी नीचे झपटकर हमला करता, फिर उसकी नज़र टाई रुओ नैन पर गई। मुसीबत है, उसका निशाना यंग मास्टर है। टाई डाओकू जल्दी से टाई रुओ नैन की तरफ बढ़ा उसे बचाने। लेकिन तभी फैंग युआन ने दिशा बदली और बिजली की तरह टाई डाओकू के सामने उतर आया। मर! फैंग युआन का चेहरा ठंडा था। वो टाई डाओक्यू से भिड़ गया। एक भी वार से बचने की कोशिश नहीं की। उसकी लड़ाई की आग साफ दिख रही थी। टाई डाओक्यू भी कोई डरपोक नहीं था। उसने सीधे सामना किया। Swift Shadow GU. Handblade GU. Iron Hand GU. Consecutive/GU. Quick Battle Gale. Blade Chi GU. वो असल में एक अटैक टाइप गू मास्टर था। उसने पूरी ताकत से हमला किया। उसके हाथ हवा की तरह घूम रहे थे और चारों तरफ ब्लेड की परछाइयां चमक उठीं। फैंग युआन ने गोल्डन शील्ड गू सक्रिय किया, मगर टाई डाओक्यू की बरसात जैसी वारों के नीचे वो पल में टूट गया।
ब्रॉन्ज स्किन के बचाव के बावजूद फैंग युआन की त्वचा फट गई, मांस और खून उड़ने लगा। ऐसे ही बस थोड़ी देर और टाई क्लैन के बाकी लोग दिशा बदलकर उसकी मदद को आने लगे। ओह नहीं, मेरा प्राइमीवल एसेंस खत्म हो गया। टाई डाओ क्यू के वार अचानक रुक गए। वो रैंक 3 गू मास्टर था, अब तक लगातार लड़ रहा था। इतनी तेज लड़ाई के बाद उसका प्राइमीवल एसेंस पूरी तरह सूख चुका था। बिना प्राइमीवल एसेंस के वो बाघ से बिल्ली बन गया। फैंग युआन ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसका गला पकड़ा और घुमा दिया। कड़क की आवाज आई, टाई डाओ क्यू की गर्दन टूट गई। एक ब्लेड एक्सपर्ट टाई रुओ नान का भरोसेमंद योद्धा, बहादुर और निडर इंसान यहीं खत्म हो गया। नहीं! टाई रुओ नान की आंखें लाल हो गईं, गुस्से और दुख से भरी हुईं। उसके अंदर की आग अब सब कुछ जलाने को तैयार थी। उसने आदेश दिया और उसके रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स हरे रंग की लहर की तरह इकट्ठा होकर फैंग युआन की तरफ बढ़े। हजारों ग्रास सोल्जर पपेट्स, उनकी संख्या ही उन्हें भयानक बना रही थी। फैंग युआन के लिए भी ये खतरा बन गए थे। टाई रुओ नान की आंखों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। इतनी गहरी नियंत्रण की ताकत ने उसके दिमाग और शरीर दोनों पर जोर डाल दिया था। रुओ नान, पागल मत बनो। अपने गुस्से में खुद को मत डुबो। टाई बा शू चिल्लाया, उसे चेतावनी दी। लेकिन टाई रुओ नान अब होश में नहीं थी। अपने साथियों को मरते देख उसकी सोचने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे अपने पिता की मौत का दर्द भी याद आ गया था। वो अब भी बहुत छोटी है, फैंग युआन ने ठंडी हंसी के साथ कहा और पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। टाई रुओ नान के रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स अपना निशाना चूक गए, एक दूसरे पर गिर पड़े। सबकी फॉर्मेशन बिगड़ गई, यहां तक कि टाई बा श्यू और बाकी लोगों के पास हिलने की भी जगह नहीं बची। यही तो टीम की कमजोरी है। जब एकता टूट जाती है तो इंसान खुद ही अपनी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। हा, जरूरत से ज्यादा बांटकर काम करने से लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में सिर्फ खुद पर भरोसा करना चाहिए। फैंग युआन आसमान से ठंडी निगाहों से बैटलफील्ड देख रहा था और उसकी नज़र टाई एओ कई पर टिक गई। टाई एओ कई एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर था जो लड़ाई की शुरुआत से ही किनारे घूम रहा था। उसकी रफ्तार तेज थी, वो आसानी से भागकर रीइंफोर्समेंट्स बुला सकता था। फैंग युआन के लिए उसे मारना बेहद जरूरी था, वरना बाकी सब व्यर्थ हो जाता। जैसे ही फैंग युआन उसकी ओर उड़कर बढ़ा, टाई आओ कई का चेहरा सफेद पड़ गया। फैंग युआन पूरा खून से लथपथ था। उसके काले बाल, काली आंखें और काले पंख उसे किसी डेमोनिक गॉड की तरह बना रहे थे, निर्दयी, निडर, मगर चालाक और खतरनाक। टाई मू, टाई शियान हुआ, टाई डाओ कू, सब उसी के हाथों मारे गए थे। अब तो टाई बा श्यू भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसी ताकतवर दुश्मन के सामने वो कैसे फैंग युआन का मुकाबला कर पाता था? रैटन शेल ग्रास सोल्जर की फौज कभी टाई आओ काई की संजीवनी थी, मगर अब वही उससे उपहास कर रही थी। भागो, मुझे सैंचा माउंटेन तक भागकर टाई क्लैन के 4 एल्डर्स को खबर करनी है। टाई आओ काई डर के मारे चीखा और तुरंत बैटलफील्ड छोड़कर भाग पड़ा। वापस जाकर टाई बा एक्शू बोला, रुको, भाग मत, अभी वहीं आओ। पर टाई आओ कई जंगल की तरफ दौड़ चुका था। अगर टाई आओ कई वहां रुककर सबके साथ मिलता तो शायद उसकी जिंदा बचने की उम्मीद होती। पर वो अकेला भागा। उसका प्राइमीवल एसेंस कम था, कल्टिवेशन भी निचला था। 2 पैरों से थियन की फैंग युआन से तेज भाग पाए और टरेन भी मुश्किल था। जैसा कि सोचा गया था, कुछ ही पल में फैंग युआन उसका सिर लेकर वापस आ गया। आहा, गू युए फैंगजेंग, तुम मर गए। तुम तो कच्चा चिट्ठा हो। तुमने मेरे टाई कबीले वालों को मारा। तुम जहरीला प्राणी हो, तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। अगर हिम्मत है तो मत भागो। किस तरह का आदमी हो जो भागता है? तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, कायर हो। आगे आओ, लड़ो, मैं तुम्हें नोच निचोड़कर राख कर दूंगा। टाई बाक्श्यू खून से भरकर चिल्लाया। फैंग युआन हंसा, उस ताना में नहीं फंसा। जहरीला? हाँ, मैंने पहले भी बहुत मारे हैं, तब तुमने मुझे जहरीला नहीं कहा था। अब एक टाई क्लैंसमैन मारा और मैं जहरीला हो गया? अच्छा, तो ऐसे पाप मुझे पसंद हैं, और मार डालूं तो नाम पर और पाप जोड़ लूंगा। इतना कहकर फैंग युआन ने अपने पंख फैलाए और फिर से डाइव बॉम्ब करके बाकी टाई क्लैन के ग्यू मास्टर्स को मार डाला। टाई बाक्श्यू ने खून से भरी आंखों से देखा, गुस्से से लगभग उल्टी होने लगी थी। पर वो रैटन शेल ग्रास सोल्जर से फंसा हुआ था। उसकी स्पीड फैंग युआन के साथ नहीं टिक पाई और उसने देखा कि टाई क्लैन के चमकते हुए नौजवान एक एक कर कटते जा रहे थे। बहुत जल्दी बैटलफील्ड पर बस टाई रुओ नान और टाई बाक्श्यू बचे। मर जा, मैं तुम्हें मार दूंगी। टाई रुओ नान की आंखें खून से भर आई थीं। उसने दांत कसकर कहा। उसने रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स को अपनी सीमा तक एक्टिवेट कर दिया था। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके पागल चेहरे को देखकर रूह कांप उठती थी। रुओ नान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। टाई बा श्यू उसके पास दौड़ा और उसे झकझोड़ा।
पर टाई रुओ नान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फांग युआन को घृणा भरी नज़र से घूर रही थी। फैंग युआन के नीचे रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स गुठली की तरह इकट्ठे हो गए थे, पर वे फैंग युआन को छू नहीं पा रहे थे, जैसे भरे मक्खियां बेबस हों। टाई बा शिउ ने मायूस होकर सांस छोड़ी। उसने लड़ाई का अनुभव था। उसे पता था कि ये लड़ाई टाई रुओ नान पर बहुत असर डालेगी। उसके मन की हालत अभी टूटी हुई है, नफरत और क्रोध से भरी हुई है। अभी वो संभल कर कुछ भी नहीं कर पाएगी। फैंग युआन ने समय समय पर पंख उड़ाए रखे ताकि हवा में रहे। टाई क्लैन के बस 2 लोग बचे थे, पर फैंग युआन ने अपनी अटैक रोक दी। कारण ये था कि इन दोनों में से टाई रुओ नान पागल जैसी थी और टाई बा शिउ के पास बड़ी युद्ध क्षमता थी। वो कड़ा ओपोनेंट था। अगर फैंग युआन थोड़ा भी ध्यान भंग करता तो उसको भारी चोटें लग सकती थीं। टाई रुओ नान को देखकर फैंग युआन की निगाहें सोच में पड़ गईं। टाई रुओ नान अब इस हालत में अपना रीजनिंग खो चुकी थी। क्यों ना मैं इन रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स को यहीं रख दूं ताकि उनका मन धीरे धीरे और घटे। जब उसका दिमाग टूट जाएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। अच्छा, पर बेहतर तरीका है। वो टाई क्लैन की यंग मास्टर है। टाई बा शिउ उसे प्रोटेक्ट करेगा। मैं टाई रुओ नान का इस्तेमाल टाई बा शिउ पर इनडायरेक्ट अटैक करने के लिए करूंगा। अगर मैं टाई बा शिउ को मार दूं तब यी हुओ भी मेरे सामने डरा होगा, मगर मैं सिचुएशन देखूंगा, इसे खींचना ठीक नहीं। इन 7 ने हिडन रूट चुना था। टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, सो सावधानी रखनी होगी। फैंग युआन के स्वभाव में सावधानी, सतर्कता, शांति और तर्कपूर्ण सोचना था। वो खतरनाक हालात में पैनिक नहीं करता और एडवांटेज होने पर घमंडी नहीं होता। टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स के पास एक कंबाइंड किलर मूव था, लिमिटलेस सर्च एंड लॉक। अगर वे किसी पर लॉक जीयू लगा दें तो चाहे वो कहीं भी जाए उसे ढूंढ लिया जाएगा। यह पकड़ने का नंबर 1 तरीका था। अपनी पिछली लाइफ में यहां तक कि कॉन्ग री टियन भी इस किलर मूव का शिकार हुआ, जो एक डिमोनिक एक्सपर्ट की डाउनफॉल का कारण बना। हालांकि फैंग युआन के पास बोन विंग्स गू था और वो कहीं भी उड़ सकता था, आकाश के ऊपर या समुद्र के ऊपर, आज़ाद और बेपरवाह अटैक या एस्केप कर सकता था अपनी मर्जी से। पर एक बार लॉक जीयू लग जाए तो चाहे वो कितना भी ऊपर उड़े उसे पकड़ लिया जाएगा। हर चीज़ में बैलेंस होता है, कोई ना कोई तुम्हें नीचे खींचता ही है। बोन विंग्स जीयू अच्छा था, पर दूसरे मेथड से रिस्ट्रिक्टेड था। इस लड़ाई के सफल होने का एक कारण ये था कि फैंग युआन के पास उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज थीं और उसे इन 7 टाई क्लैन वालों की सारी बातें पता थीं। दूसरा, उसने पहले वाली लड़ाई में उनके लॉन्ग रेंज मेथड्स नष्ट और खर्च कर दिए थे। उसके विचार असल समय में बस 1 सेकंड के थे। फैसला करके फैंग युआन ने अपना प्राइमीवल स्टोन निकाला और प्राइमीवल एसेंस रिकवर करने लगा। उसका एपर्चर्स प्राइमीवल सी लेवल फिर से ऊपर उठने लगा। साथ ही उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया और सेल्फ रिलायंस ग्यू का उपयोग करके कुछ क्रिटिकल इंजरीज हील की। दुर्भाग्य, ये देखकर टाई बा शिउ का दिल भारी हुआ, जैसे किसी ने उसके ऊपर पत्थर रख दिया हो। अगर लिटिल बीस्ट किंग अटैक जारी रखता तो उसे खुशी होती, पर अभी फैंग युआन ने आराम लिया, अपनी एडवांटेज का आनंद नहीं लिया, बल्कि अटैक्स रोककर प्राइमीवल एसेंस रिकवर और घायल जगहों की मरम्मत कर रहा था। ये छोटा बीस्ट किंग इतना जवान है, फिर भी इतना चालाक और शांत कैसे हो सकता है? टाई बा शिउ ने अपने अंदर वाले हैरानी को दबाया। टाई बा शिउ के सामने फैंग युआन की शांति देखकर वो अंदर तक कांप गया। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब टाई बा शिउ ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी हालत में पहुंच जाएगा जहां उसे खुद को कमजोर महसूस होगा। पर अब टाई क्लैन का ये नामी और तजुर्बेदार एक्सपर्ट मान चुका था कि वो खतरे में है, और इस हालत का जिम्मेदार था वो जवान लड़का जो उसके सामने खड़ा था, एक अकेला आदमी जिसने 7 लोगों से टक्कर ली और उन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया। आखिर उसने ये कैसे कर दिखाया? जब से ये लिटिल बीस्ट किंग सामने आया, उसके हर कदम, हर बात एक जाल थी। उसने धीरे धीरे हम 7 को अपनी चालों में फंसा लिया। ऊपर से उसके पास फ्लाइंग टाइप जीव है और उसकी उड़ने की कला अविश्वसनीय है। हवा में रहकर वो चाहे तो हमला करे, चाहे तो भाग जाए। ऐसे में लड़ाई का पलड़ा उसी के हाथ में रहा और अब ये एक तरफा कत्ल बन चुका है। टाई बा शिउ को ये सोचकर ठंड लग गई। अब उसे ये नहीं डर था कि फैंग युआन इतनी शानदार उड़ान कैसे भरता है। सबसे डरावनी बात थी उसका दिमाग। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी चालें, इतनी योजना। ये इंसान नहीं, एक राक्षस है। अगर ये अपनी बुद्धि राइचस रास्ते के लिए इस्तेमाल करता तो ये उस रास्ते का सबसे चमकदार सितारा बनता। मगर अफसोस, इसने अपने हुनर को डिमोनिक रास्ते के लिए चुना है। ये दुनिया के लोगों के लिए अभिशाप बन जाएगा। टाई बा शिउ के दिल में एक पूर्वाभास उठा। कभी न कभी यही जवान लड़का सदर्न बॉर्डर के लिए विनाश बन जाएगा। खून की नदियां बहेंगी, जमीन लाल हो जाएगी और अनगिनत जीव उसके हाथों मारे जाएंगे। नहीं, अब हालात मेरे खिलाफ हैं। टाई रुओ नान लड़ नहीं सकती और मेरी दूर से वार करने की क्षमता कमजोर है, जबकि लिटिल बीस्ट किंग हवा में है, वो चाहे हमला करे या भागे।
हमें पीछे हटना होगा, सैंचा माउंटेन पहुंचना होगा और वहां 4 एल्डर्स से मिलना होगा। टाई बाक्श्यू भले ही पुराना योद्धा था, पर उसका दिल लोभी नहीं था। वो नाम या शोहरत में नहीं उलझा था। हालात देखकर वो समझ गया था कि अब पीछे हटना ही समझदारी है। भले ही अर्थ ओवरलॉर्ड ग्यू और टायरेंट स्ट्रेंथ ग्यू के जरिए उसकी ताकत बढ़ रही थी, पर वो जानता था कि लड़ाई जारी रखना मौत बुलाने जैसा है। उसे परवाह नहीं थी कि एक नौजवान उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। अगर इस वजह से उसकी इज्जत भी चली जाए तो भी जिंदा रहना बेहतर है। और ऊपर से बिग ब्रदर क्सुए लेंग, मैं उसके बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दे सकता। ये सोचते ही टाई बाक्श्यू ने तय किया कि अब उसे पीछे हटना ही होगा। उसने टाई रो नान को पकड़कर भागना शुरू किया। भाग रहे हो? फैंग युआन की आंखों में अचानक तेज चमक आई। उसे महसूस हुआ कि बात बिगड़ सकती है। टाई बाक्श्यू का भागना वाकई समझदारी थी, क्योंकि अगर वो सैंचा माउंटेन पहुंचकर टाई क्लैन के 4 बूढ़ों को बुला लाया तो हालात उलट जाएंगे और फैंग युआन को पीछे हटना पड़ेगा। मारो! फैंग युआन चिल्लाया। वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसने हाथ फैलाकर ऑल आउट एफर्ट जीयू और स्ट्रेंथ क्यूआई जीयू को सक्रिय किया। जमीन पर कई बीस्ट फैंटम्स उतरे जो टाई बाक्श्यू का रास्ता रोकने लगे, लेकिन टाई बाक्श्यू की ताकत कम नहीं थी। उसके मुक्के और लातें हवा को चीरते हुए बिजली की तरह गूंज उठे और उसने उन बीस्ट फैंटम्स को बिखेर दिया। फैंग युआन ने अचानक अपनी चाल बदली। उसने बीस्ट फैंटम्स को टाई रो नान की तरफ भेज दिया। नीच आदमी! टाई बाक्श्यू गरज उठा और टाई रुओ नान की रक्षा करने लगा। फैंग युआन जोर से हंस पड़ा। अगर टाई बाक्श्यू टाई रुओ नान को छोड़कर भाग जाता तो शायद फैंग युआन उसे रोक नहीं पाता, मगर टाई बाक्श्यू उसकी रक्षा कर रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि टाई बाक्श्यू हमला करने में माहिर था, बचाव में नहीं। टाई रुओ नान की रक्षा करते हुए उसने खुद अपने हाथ पांव बांध लिए थे और अब वो फैंग युआन की ताकत से टकरा रहा था अपनी कमजोरी के साथ। एक भाग रहा था, दूसरा पीछा कर रहा था। दोनों के बीच एक खिंचाव सी स्थिति बन गई थी। टाई बाक्श्यू जितना भी चिल्लाया या गुस्से में उकसाया, फैंग युआन बस हवा में उड़ता रहा और बीस्ट फैंटम से हमला करता रहा। टाई बाक्श्यू उसे मार नहीं पा रहा था, उल्टा चोटें खुद खा रहा था, खासकर टाई रुओ नान की रक्षा करते हुए। वो रैंक 4 मिडिल स्टेज का है, फिर भी उसके पास इतनी प्राइमीवल एसेंस कैसे है? टाई बाक्श्यू के दिल में निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि फैंग युआन के पास लिकर वर्म और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस दोनों हैं। प्राइमीवल एसेंस के मामले में वो रैंक 4 अपर स्टेज से कम नहीं था। फैंग युआन लगातार वार करता रहा, बिना रुके। एक बीस्ट फैंटम गिरता तो तुरंत दूसरा प्रकट हो जाता, और कभी कभी थंडरबोर या रॉक क्रोकोडाइल जैसे फैंटम्स आ जाते जो टाई रुओ नान के लिए खतरा बन जाते। टाई बाक्श्यू थकता जा रहा था, उसके हमले धीमे पड़ रहे थे और उसकी ताकत कम होती जा रही थी। चारों एल्डर्स अब तक पहुंचे क्यों नहीं? टाई बाक्श्यू भागते भागते लगभग सैंचा माउंटेन के पास पहुंच गया था, मगर अब तक उसे उन 4 बूढ़ों का कोई निशान नहीं दिखा। रास्ता जो उन्होंने चुना था वो बहुत ही छिपा हुआ था, और खबर बाहर न जाए इसके लिए उन्होंने जानबूझकर 2 दिन पहले ही निकलने का फैसला किया था। पर यही चाल अब टाई बाक्श्यू के लिए रुकावट बन गई थी। टाई बाक्श्यू अब पूरी तरह दबाव में था। उसके शरीर पर लगी चोटें लगातार बढ़ती जा रही थीं, हल्की चोटें अब गहरी बन चुकी थीं। वो बीस्ट फैंटम्स जो पहले उसे रोक नहीं पा रहे थे, अब उसके लिए असली खतरा बन गए थे, और आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। टाई रुओ नान अब उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। वो लगातार संघर्ष कर रही थी। आखिरकार टाई बाक्श्यू के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने उसे बेहोश कर अपनी बाहों में उठाकर भागना शुरू कर दिया। हम पहाड़ की तलहटी के काफी करीब पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा और सहना है। टाई बाक्श्यू का शरीर कांप रहा था, उसकी नज़र अब धुंधली पड़ चुकी थी। क्या वो सच में भागने वाला है? कमबख्त! फैंग युआन ने ऊपर से ये दृश्य देखकर गुस्से में चेहरा तना लिया। उसने और भी ज्यादा तेज और लगातार हमले करने शुरू कर दिए। उसका आक्रमण अब तूफान की तरह प्रचंड हो गया, क्योंकि वो लोग सैंचा माउंटेन के पास पहुंच चुके थे। आसपास के ग्यू मास्टर्स को भी अब ये लड़ाई नजर आने लगी। वहां लड़ाई चल रही है, ये तो लिटिल बीस्ट किंग है। हे भगवान, मैंने सही देखा ना? जिसे पीछा किया जा रहा है वो तो प्रेजेंट एज ओवरलॉर्ड है, टाई क्लैन का स्तंभ, टाई बाक्श्यू। लिटिल बीस्ट किंग तो आसमान को भी चुनौती दे रहा है। वो तो रैंक 4 अपर स्टेज के टाई बाक्श्यू का पीछा कर रहा है। जो भी गू मास्टर्स ये दृश्य देख रहे थे वो सब हैरान रह गए, दंग और अविश्वास से भर गए। कई राइचस गू मास्टर्स के दिल कांप उठे जब उन्होंने टाई बाक्श्यू को देखा जो पानी में गिरे कुत्ते की तरह भाग रहा था, पूरी तरह अपमानित अवस्था में। बिग ब्रदर ली शियन, ये लिटिल बीस्ट किंग अब तक क्यों नहीं आया? हम यहाँ इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भरोसेमंद है? एक अंधेरे कोने से हू मी एर ने आगे रखे पर्पल लाइट बैरियर को देखकर ऊबते हुए जम्हाई ली।
उस लाइट बैरियर के अंदर जो आयन कैबिनेट गू से बना था, बाई निंगबिंग अब भी टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों से घिरी हुई थी। मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती नहीं है, थोड़ा और इंतजार करते हैं, ली शियान ने कहा, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे पहले ही टाई क्लैन के रीइंफोर्समेंट्स की खबर दे दी थी, फिर वो अब तक रुका क्यों हुआ है? क्या सच में वो बाई निंगबिंग को छोड़कर चला जाएगा? अगर लिटिल बीस्ट किंग सच में नहीं आया तो ऐसी बेरहमी देखकर खुद ली शियान भी सिहर उठा। पर अगर वो उसे बचाने आता तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता और ऐसे हालात में फायदा बहुत बड़ा मिलता। जैसे ही दोनों आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे, अचानक उन्होंने कुछ हलचल सुनी। क्या हो रहा है? हूँ में ईयर ने सिर घुमाकर देखा, लेकिन वो दृश्य देखकर उसका चेहरा पहले उलझन भरा, फिर कुछ पल में सख्त और अंत में हैरानी से खुला का खुला रह गया। जिस व्यक्ति का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो आखिरकार प्रकट हुआ, और वो भी खुले आसमान में उड़ते हुए बेहद शान से। रुको, जिस व्यक्ति का वो पीछा कर रहा है वो तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या क्या बकवास! वो तो टाइबा श्यू है, टाई क्लैन का प्रेजेंट एज ओवरलॉर्ड भाग रहा है। तो लिटिल बीस्ट किंग रीइंफोर्समेंट को रोकने गया था। ली शियान ने ये पीछा देखते ही हैरानी से गाली निकाल दी। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, वो अंदर से कांप उठा। लिटिल बीस्ट किंग ने टाई क्लैन के रीइंफोर्समेंट को ही रोकने का फैसला किया? क्या वो पागल है? नहीं, वो पागल नहीं है। उसने तो लड़ाई जीत ली और अब टाइबा श्यू का पीछा कर रहा है। टाइबा श्यू रैंक 4 अपर स्टेज का था, पर उसकी लड़ाकू क्षमता उस स्तर से भी ऊपर थी। साधारण रैंक 4 पीक स्टेज के गू मास्टर्स भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। सांचा माउंटेन पर भी 5 रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर्स में सिर्फ यी हो ही उससे मुकाबला कर सकता था। लेकिन अब टाइबा श्यू को लिटिल बीस्ट किंग ने इस हालत में पहुंचा दिया कि वो भाग रहा है, और इतनी शर्मनाक हालत में। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? किसी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अविश्वास से देखता रहा। ये दुनिया पागल हो गई है, सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है, किसी ने सुन्न नजरों से बुदबुदाया। शुक्र है कि मैंने लिटिल बीस्ट किंग से पंगा नहीं लिया। ली शियान ने राहत की सांस ली, पर फिर ही डर से भर गया। नहीं, मुझे फैंग जेंग से भी संभल कर रहना होगा, वो सामान्य इंसान नहीं है। इतने कम समय में उसने रैंक 4 मिडिल स्टेज हासिल कर ली, और वो उड़ भी सकता है। हू में ईयर ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। फैंग युआन की ये असामान्य प्रगति देखकर वो दंग रह गई। डिमोनिक पाथ का शैतान, जल्दी करो, हमें उन्हें बचाना होगा। वो टाइबा श्यू है। टाई क्लैन के चारों बुजुर्गों ने भी अब हालात समझ लिए और तुरंत आयन कैबिनेट ज्यू को हटाकर दौड़ पड़े। जहां बाई निंगबिंग फंसी थी, अब उनकी परवाह किसी को नहीं थी। लेकिन अफसोस, वो फिर भी एक कदम देर कर गए। मैं एक कदम देर से पहुंचा। टाइबा श्यू के दिल में कड़वाहट भर गई, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और शरीर पर लगी गहरी चोटों का दर्द अब सुन्न हो चुका था। वो अब मौत के कगार पर था। उसने पूरी राह टाई रुओ नान को बचाया, एक भी हमला उसे छू नहीं पाया। काश ये लिटिल बीस्ट किंग नीचे आता और सामने से लड़ता तो मैं उसे मार डालता। टाई बाक्श्यू ने अफसोस भरी सांस ली। उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था जो वो इस्तेमाल ही नहीं कर सका, क्योंकि फैंग युआन बहुत सावधानी से लड़ा, नीचे नहीं उतरा, बस ऊपर से हमला करता रहा। बाश्यू, हिम्मत रखो, हम पहुंच रहे हैं तुम्हारी मदद के लिए। टाई क्लैन के चारों बुजुर्गों ने एक साथ चिल्लाकर पुकारा और तेजी से आगे बढ़े। हा, बस एक कदम की दूरी थी टाइबा श्यू, तुम असफल रहे। फैंग युआन ने सिर पीछे झटका और जोर से हंसा। एक रॉक क्रोकोडाइल फैंटम नीचे गिरा, जमीन पर धमाके से टकराया और टाइबा श्यू लुढ़क गया। टाई क्लैन के चारों बुजुर्ग अब बहुत पास थे, पर वो एक छोटा सा फासला आसमान और जमीन के बीच की दूरी जैसा बन गया। सब खत्म हो गया। फैंग युआन का चेहरा ठंडा था, उसने उंगली उठाई और अंतिम वार किया। नहीं, अभी नहीं। आयन कैबिनेट गू। टाई बाक्स्यू ने अपनी बची हुई अंतिम ऊर्जा से टाई रुओ नान की पीठ पर हाथ रखा। एक चौकोर आकार का लोहे का बक्सा बना और टाई रुओ नान को मजबूती से बंद कर दिया। बीस्ट फैंटम ने हमला किया और टाइबा श्यू को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन वो आयन कैबिनेट मजबूत बना रहा और अंदर की टाई रुओ नान बिल्कुल सुरक्षित रही। आखिरी क्षण में टाइबा श्यू ने अपनी अंतिम सांसें टाई रुओ नान की जिंदगी बचाने में दे दीं। बाश्यू, टाई क्लैन के चारों बुजुर्ग दर्द और गुस्से से चिल्ला उठे। वो पहुंच तो गए, लेकिन देर हो चुकी थी। लिटिल बीस्ट किंग, हमारा टाई क्लैन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तू मरा नहीं। चारों बुजुर्ग फैंग युआन को घूरते हुए बोले, जैसे उसे निगल जाना चाहते हों। ऐसा है क्या? इस बार मैंने टाई क्लैन के 7 लोगों से लड़ाई की, उनमें से 6 टाइबा श्यू समेत मेरे हाथों मारे गए। तुम चारों बुजुर्ग भी मुझसे भिड़ना चाहते हो? तो फिर उड़कर आओ और मुझसे लड़ो। फैंग युआन ने ठंडी हंसी के साथ कहा।
उसकी आंखों में ऐसा खतरनाक भाव चमका कि लोग नजरें चुराने लगे। हे भगवान, छोटे बीस्ट किंग ने 7 लोगों से एक साथ लड़ाई की, लेकिन आखिरकार जीत भी गया। यहां तक कि डेसेंट एज ओवरलॉर्ड डैस भी अपनी जान गंवा बैठा। लोगों की भीड़ में हल्ला मच गया, हर कोई चर्चा कर रहा था, कोई फुसफुसा रहा था तो कोई दंग रह गया था। टाई क्लैन के चारों बुजुर्गों ने अपनी ऑरा छोड़ दी और एक के बाद एक हमला करने लगे, लेकिन फैंग युआन ने अपने पंख फड़फड़ाए और हल्के से उनके हमलों से बच निकला। उसकी फुर्ती देखकर भीड़ दंग रह गई। तुम चारों पुराने लोग, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ वो हिसाब भी पूरा नहीं किया जिसने मुझे फंसाया था। बाई निंगबिंग धीरे धीरे चली आई, उसके चेहरे पर एक कठोर भाव था। उसने फैंग युआन की तरफ देखा, उसकी नज़रों में एक जटिल सी भावना छिपी हुई थी। इन दिनों में जब वो कैद में थी, फैंग युआन कितना बढ़ चुका था। ना सिर्फ उसकी कल्टिवेशन रैंक 4 मिडिल स्टेज तक पहुंच गई थी, बल्कि अब वो इतनी शानदार उड़ान कला का मालिक भी बन गया था। इस नियंत्रण को देखकर तो यही लगता था कि सदर्न बॉर्डर में अब एक और उड़ने वाला एक्सपर्ट पैदा हो गया है। आखिर उसने ये सब कैसे कर लिया? बाई निंगबिंग ने भी कभी उड़ने की कला सीखने का सोचा था, लेकिन वो जानती थी कि ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत समय और मेहनत लगती है, फिर भी जल्दी कोई नतीजा नहीं मिलता। इसलिए उसने उस राह पर कदम नहीं रखा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन चुपचाप अपनी उड़ने की क्षमता को इतने उच्च स्तर तक पहुंचा देगा। ये तो सारी सामान्य सोच से परे था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में कोई रहस्यमय अनुभव मिला हो? बाई निंगबिंग ने स्वाभाविक रूप से यही सोचा। असल में फैंग युआन को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। बहुत से लोग उसके प्रदर्शन को थ्री किंग्स इनहेरिटेंस से जोड़ ही रहे थे। टाई क्लैन के चारों बुजुर्गों ने जब आयन कैबिनेट ग्यू को हटाया तो बाई निंगबिंग आज़ाद हो गई। अब फैंग और बाई दोनों की जोड़ी बन चुकी थी और स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। चारों बुजुर्ग चौकन्ने होकर टाई रुओनान के आयन कैबिनेट ज्यू को बीच में सुरक्षित रखे हुए थे और फैंग युआन और बाई निंगबिंग से सतर्क थे। फैंग युआन की निगाहें आयन कैबिनेट ज्यू पर पड़ीं तो उसे कुछ अधूरापन महसूस हुआ। टाइबा श्यू आखिरी पल में भागते हुए असफल हो गया था और फैंग युआन भी उसे पीछा करते हुए आखिरी कदम पर टाई रुओनान का जीवन नहीं ले सका था। वो लड़की अब भी एक खतरा थी। लेकिन टाई रुओनान ना होती तो मैं टाइबा श्यू को इतनी आसानी से नहीं मार पाता। अभी के लिए इस बात को जाने देना ही ठीक है। फैंग युआन के चेहरे पर बाहर से तो हत्या की इच्छा और बढ़ती दिखी, मगर भीतर उसका लड़ाई का जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। लंबी लड़ाई के कारण उसकी एपर्चर में मौजूद प्राइमीवल एसेंस अब लगभग खत्म हो चुकी थी, जबकि टाई क्लैन के चारों बुजुर्ग पूरी तरह तैयार थे। साथ ही भीड़ में बहुत सारे लोग छिपे हुए थे। कई भेड़िए मौके की ताक में थे कि जैसे ही मौका मिले कुछ फायदा उठा लें। यहां तक कि ली शियान जैसे लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे। अब रुकने का वक्त है। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में बोला, टाई क्लैन के चारों बुजुर्गों, मेरी साथी ने तुम्हारे एक क्लैंसमैन को मारा, तुमने उसे फंसा लिया। मैंने तुम्हारे 6 क्लैंसमैन को मारा, अब तुम मुझे कब तक फंसाए रखोगे? टाई क्लैन के चारों बुजुर्गों की आंखें उसकी ये चुनौती सुनकर फड़क उठीं। छोटे बीस्ट किंग, हद में रहो। तुमने हमारे टाई क्लैन के लोगों को मारा, एल्डर बाशियू को मारा और हमारी यंग मास्टर का पीछा किया। अब तुम हमारे टाई क्लैन के जन्म जन्मांतर के दुश्मन बन चुके हो। मैं अभी यही कसम खाता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी और जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें पकड़कर डीमन सप्रेशन टावर में बंद करूंगा और तुम्हें अंतहीन यातना दूंगा। चारों में से सबसे बड़े एल्डर ने गुस्से में दहाड़ लगाई। हालांकि वो ये कह रहा था, मगर उसके मन में डर था। छोटे बीस्ट किंग की जो शक्ति उसने देखी थी वो उसे भीतर तक हिला चुकी थी। और अगर बाई निंगबिंग भी साथ हो तो? हा, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा ही है तो मैं भी अब टाई क्लैन को अपना जन्म जन्मांतर का दुश्मन मानता हूं। अब से जहां भी कोई टाई क्लैंसमैन दिखेगा, एक दिखा तो एक मारूंगा, 2 दिखे तो दोनों मार दूंगा। फैंग युआन हंसते हुए बोला और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। कई गू मास्टर्स जिनके मन में लालच और मंशा थी, वो निराशा से उसकी ओर देखते रह गए, क्योंकि फैंग युआन अपनी मर्जी से जा चुका था। बाई निंगबिंग भी वहां से चली गई। इस लड़ाई का नतीजा बिजली की तरह पूरे सांचा माउंटेन में फैल गया। अब सांचा माउंटेन कैसा स्थान था? ये वो जगह थी जहां थ्री किंग्स इनहेरिटेंस प्रकट हुई थी, जहां अनगिनत क्लैंस, राइचस पाथ और डिमोनिक पाथ के लोग निगाहें जमाए बैठे थे। थोड़े ही समय में ये खबर कि फैंग युआन ने अकेले 7 टाई क्लैंसमैन से लड़ाई की और टाई बा शियू को मार डाला, पूरे सदर्न बॉर्डर में फैल गई। फैंग युआन की शोहरत आसमान छूने लगी। क्या सच में इस लड़के ने टाई बैक शियू को मार डाला? क्या ये खबर भरोसेमंद है? यान क्लान में जब यंग मास्टर यान जुन ने अपने सेवक से ये खबर सुनी तो वो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाया। आखिर टाई बाक शियू कौन था? वो बरसों से मशहूर था और डैश प्रेजेंट एज ओवरलॉर्ड डैश कहलाता था। उसके पास अर्थ ओवरलॉर्ड जू था और उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ सामान्य रैंक 4 पीक स्टेज से भी अधिक थी। वो टाई क्लैन की नींव जैसा स्तंभ था,
एक ऐसा एक्सपर्ट जो अपने दम पर किसी क्षेत्र का शासक बन सकता था। लेकिन उसे एक छोटा सा जूनियर, जो रैंक 4 मिडिल स्टेज का था, पीछा करके मार डाले। ये कैसे हो सकता था? ये छोटा बीस्ट किंग तो रेल्म्स पार करके लड़ता है और टाइबा शियू को मार डाला। आखिर ये है कौन? मैंने तो इसका नाम भी पहले नहीं सुना, यान जुन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। उसका सेवक झट से बोला, यंग मास्टर, आप तो इमेमोरियल ईरा की फैंटम पाथ इनहेरिटेंस में 5 साल तक बंद कल्टीवेशन कर रहे थे, तो फैंग जेंग के बारे में ना जानना स्वाभाविक है। ये व्यक्ति केवल 20 साल के आसपास का है और हाल के वर्षों में डिमोनिक पाथ का एक उभरता हुआ जीनियस बना है। छोटा बीस्ट किंग फैंग जेंग। आजकल के युवा तो सच में डरावने हैं। नई लहरें लगातार पुरानी लहरों को बदल रही हैं और पुरानी लहरें किनारे पर दम तोड़ देती हैं। तिस्क तिस्क। जंगल के भीतर फेंग टियनयू धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसे जो खबर अभी अभी मिली थी, उसे सोचते हुए उसके मन में एक गहरी सांस और साथ ही हल्की सी जोश की चिंगारी थी। मैंने सुना है कि लिटिल बीस्ट किंग इतनी जल्दी उड़ने की टेक्निक कैसे सीख गया और इतनी तेजी से कैसे बढ़ा। ये सब 3 किंग्स इनहेरिटेंस से मिले फायदे की वजह से है। 3 किंग्स इनहेरिटेंस। फेंग टियनयू ने जब ये सोचा तो उसके अंदर एक जबरदस्त इच्छा उठी कि वो तुरंत सैंचा माउंटेन की ओर दौड़ पड़े। वो सदर्न बॉर्डर का मशहूर रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर था। किंग्स इन इनहेरिटेंस उसके लिए एकदम परफेक्ट थी। क्या? फैंग जेंग ने 7 लोगों से लड़ाई की और टाई क्लैन के 6 लोगों को मार डाला, जिनमें टाइबा शियू भी था। जब शैंग क्लैन के 5 महान एक्सपर्ट्स में से एक एल्डर यीहो इनहेरिटेंस से बाहर आया तो उसे ये चौंका देने वाली खबर मिली। टाइबा शियू की लड़ाई की ताकत उसकी बराबर थी। फैंग युआन अगर टाइबा शियू को मार सकता है तो क्या इसका मतलब है कि वो उसे भी मार सकता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन ठोस सच्चाई ने सारी शंका और बातों को खत्म कर दिया। जब वी हुओ ने और गहराई से पूरी जानकारी ली तो धीरे धीरे वो समझ गया, तो उसने उड़ने की कला सीख ली है और अब वो इसे लड़ाई में इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए वो 7 लोगों से लड़कर टाइबेक शियू को मार पाया। गू मास्टर्स के लिए उड़ान सीखना और उसे लड़ाई में इस्तेमाल करना मतलब उनकी ताकत का स्तर एकदम अलग ऊंचाई पर पहुंच जाना। इंसान जमीन पर चलने वाला जीव है, उनके पास पंख नहीं होते। यहां तक कि रेंजू के पास भी उड़ने की ताकत नहीं थी। उड़ पाना अपने आप में हेवन को चुनौती देने जैसा चमत्कार है। अगर कोई उड़ सके तो जमीन पर की जाने वाली घेराबंदी बेअसर हो जाती है। पूरा आसमान उसका मैदान बन जाता है, जहां उड़ने वाले ग्यू मास्टर्स आज़ादी से घूम सकते हैं, हमला कर सकते हैं, बच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या पीछे हट सकते हैं। मतलब पूरे युद्ध पर पूरा नियंत्रण उनके हाथ में रहता है। सदर्न बॉर्डर में कई मशहूर फ्लाइंग गू मास्टर्स थे, फेई युवांग, लान में ही और होंग फे यू। ये तीनों इतने डरावने थे कि कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहता था। यी हुओ के दिल में फ्लाइंग गू मास्टर्स की गहरी छाप थी, क्योंकि उसके आसपास भी एक ऐसा ही उदाहरण था, वेई यांग। वेई यांग को लाइट स्वॉर्ड्समैन कहा जाता था। वो इतनी तेजी से बच निकलता जैसे रोशनी की किरण और उसकी चाल बिजली जैसी थी। वो भी एक फ्लाइंग ग्यू मास्टर था। उसकी एप्टीट्यूड ज्यादा नहीं थी, बस रैंक 3 पीक स्टेज कल्टिवेशन तक पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो शैंग क्लैन का एक बड़ा नाम बन गया था। 5 एक्सपर्ट्स में गिना जाता था और वी हुओ के बराबर प्रसिद्ध था, जो खुद रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर था। एक बार वी हुओ को यह अपमानजनक लगा कि उसे वेई यांग के साथ 5 एक्सपर्ट्स में गिना जा रहा है। उसने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। नतीजा निराशाजनक था। वेई यांग पूरे युद्ध मैदान में इस तरह घूमता रहा कि वी हुओ उसे छू भी नहीं पाया। अगर सिर्फ उड़ने की स्पीड देखी जाए तो वेई यांग सदर्न बॉर्डर में नंबर 1 है। लिटिल बीस्ट किंग उससे तुलना नहीं कर सकता। और हाल ही में क्लैन लीडर की मदद से वेई यांग रैंक 4 तक पहुंच चुका है। यी हुओ ने जब ये सोचा तो उसके मन पर दबाव की एक और परत चढ़ गई। शांग क्लैन के 5 बड़े एक्सपर्ट्स कोई एकजुट समूह नहीं थे। हर किसी की अपनी पार्टी थी और सब एक दूसरे से मुकाबले में रहते थे। यी हुओ को सैंचा माउंटेन भेजा गया था ताकि वो बड़ी उपलब्धि हासिल करे और शांग क्लैन का आधिकारिक सदस्य बन सके, जिससे उसे शांग क्लैन के लिविंग ट्रेजर डोर के संसाधन मिलें और वो रैंक 5 गू मास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़े। फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ उड़ने की क्षमता से बहुत बढ़ गई है, जबकि टाइबा शियू की कमजोरी थी कि वो दूर से लड़ने में उतना अच्छा नहीं था। ऊपर से टाइरुओ नान की चिंता भी उसे बांधे रखी। इस वजह से वो लिटिल बीस्ट किंग से हार गया। अगर असली लड़ाई की क्षमता देखें तो टाइबा शियू उससे बेहतर था। अफसोस, अब मैं लिटिल बीस्ट किंग को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। यी हुओ ने यह समझते हुए गहरी निराशा महसूस की। फैंग युआन की दिखाई गई लड़ाई की ताकत शायद यी हुओ के बराबर नहीं थी, लेकिन उड़ने की क्षमता के चलते वो भी उसे रोक नहीं सकता था। जबरदस्ती लिटिल बीस्ट किंग पर दबाव डालना बेकार होता, उल्टा उसकी बदनामी हो जाती, क्योंकि फैंग युआन अब शांग क्लैन का पर्पल थॉर्न एस्टीम्ड गेस्ट था।
इसके अलावा एक और वजह थी टाई क्लैन। अब लिटिल बीस्ट किंग ने टाई क्लैन को गंभीर रूप से नाराज कर दिया था। टाई क्लैन को भारी नुकसान झेलना पड़ा था और अब वो जरूर फैंग युआन से बदला लेने की कोशिश करेंगे। अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही। ऊपर से फैंग युआन ने सबके सामने घमंड से कह दिया था कि अगर वो टाई क्लैन के किसी सदस्य को देखेगा तो उसे मार डालेगा। अगर वी हुओ ने अब उसे भर्ती किया तो ये टाई क्लैन को सीधी चुनौती देने जैसा होता। टाई क्लैन भी शांग क्लैन की तरह एक शीर्ष क्लैन था, राइचस पाथ की बड़ी शक्ति। उस समय वी हो को दोनों तरफ से दबाव झेलना पड़ता, टाई क्लैन से भी और शैंग क्लैन के उच्च पदाधिकारियों से भी। लिटिल बीस्ट किंग ने जरूर थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के कुछ सीक्रेट्स हासिल किए हैं, वरना वो अचानक इतनी गहरी फ्लाइंग टेक्निक कैसे पा सकता है। ली शान अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुईं और उनमें तेज रोशनी चमक रही थी। उसके पास फांग युआन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन फांग युआन का अचानक उड़ान की कला में निपुण हो जाना किसी भी सामान्य समझ के परे था। अगर उसने शांग क्लैन सिटी में दिन रात प्रैक्टिस की भी होती तो भी उसकी कोई खबर सामने आती। वो वहां बस कुछ सालों तक था, फिर भी उसके पास इतनी शक्तिशाली उड़ान वाली जीव कैसे हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? हु में ईयर ने भी पास से सोचते हुए कहा। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस। ली शियान के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी और उसने जोर से कहा। एक पल में शांग क्लैन सिटी में लिटिल बीस्ट किंग के थ्री किंग्स इनहेरिटेंस की जानकारी से फायदा उठाने की बातें, बाई निंग बिंग को बचाने में जानबूझकर देरी करने और खुद थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में प्रवेश करने की घटना, और हर बार इनहेरिटेंस से भारी लाभ लेकर लौटने की कहानी। ये सब बातें ली शन के मन में जुड़कर एक साफ नतीजा बनी, लिटिल बीस्ट किंग के पास जरूर थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के सीक्रेट्स हैं। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के अंदर का समय बाहर की दुनिया से अलग बहता है। वो एक गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड है, इसलिए ही वो उड़ने की कला सीख सका। हाँ, यही सच है, फैंग जेंग के पास थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के सीक्रेट्स हैं। हु में ईआर को भी ये समझ आते ही दिल में खुशी हुई। अब फांग युआन को अपनी खूबसूरती से फंसाने और उसे अपने वश में करने का विचार उसे और भी आकर्षक लगा। फैंग युआन के पास पिछले जन्म की यादें थीं, इसलिए वो वाकई थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के सीक्रेट्स जानता था। और इस गुप्त चर्चा में ली शियान और हु में ईयर ने अनजाने में सच का अंदाजा लगा लिया था। मुद्दा ये है कि अब जब हमें ये पता चल गया तो हम और फायदा कैसे उठाएं। लिटिल बीस्ट किंग अब बहुत ताकतवर हो चुका है, यहां तक कि टाइबा श्यू भी उसके हाथों मारा गया। अब वो हमारी पहुंच से बाहर है। ली शियान ने जुबान से क्लिक की आवाज निकालते हुए तेजी से सोचना शुरू किया। हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं कर सकते। इंसानों को भड़काया जा सकता है। हे हु में ईआर ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब तुम कह रही हो कि हम ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दें? ली शान ने थोड़ी देर सोचकर अपने पैर पर हाथ मारा। कमाल की योजना है, ये तो वाकई शानदार आइडिया है। शांग लियांग माउंटेन पर फांग युआन का नाम पहले बस थोड़ा बहुत ही मशहूर था, लेकिन टाइबा श्यू के साथ उस जबरदस्त लड़ाई के बाद उसका नाम पूरे सदर्न बॉर्डर में फैल गया। अब वो सच में एक नामचीन डेमोनिक पाथ का जीनियस बन चुका था। ये खबर सुनते ही अनगिनत लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स थे जो सालों से बंद कल्टिवेशन में थे, तो कुछ ऐसे जू मास्टर्स जो दुनिया घूम रहे थे। अब फांग युआन पर राइचस सेक्ट और डेमोनिक पाथ दोनों की नजरें जम चुकी थीं। कुछ लोग जैसे सेंचुरी बॉय ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया, कुछ जैसे ली शियन और ह्यू में ईआर इस आग में और तेल डालने लगे। वहीं कुछ के दिल में लड़ने की इच्छा जाग उठी और उन्होंने खुलकर चुनौती देने का ऐलान कर दिया। एकदम से हालात तूफानी हो गए, बादल घिरने लगे और हर तरफ से लहरें फैंग युआन की ओर उमड़ने लगीं। Sancha Mountain. एक गुफा के अंदर फैंग और बाई दोनों पैर मोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। फैंग युआन के हाथ बाई निंग बिंग की पीठ पर टिके थे और वो उसे अपना प्राइमीवल एसेंस ट्रांसफर कर रहा था। बाई निंग बिंग के एपर्चर के अंदर एसेंस गोल्ड प्राइमीवल एसेंस झरने की तरह नीचे गिर रहा था और प्राइमीवल सी में लहरें उठा रहा था। वो लहरें लगातार उफान मार रही थीं और एपर्चर की दीवारों को शुद्ध कर रही थीं। फैंग युआन अब रैंक 4 मिडिल स्टेज का कल्टिवेटर था और उसके पास ब्राइट गोल्डन प्राइमीवल एसेंस था। लेकिन नाइन आइज लिकर वर्म की वजह से उसका प्राइमीवल एसेंस और रिफाइन होकर एसेंस गोल्ड प्राइमीवल एसेंस बन गया था। अब वो बोन फ्लैश यूनिटी जू के जरिए अपनी शक्ति बाई निंग बिंग के एपर्चर में डालकर उसकी ताकत बढ़ा रहा था। कई घंटे बाद फैंग युआन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और बाई निंग बिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा शांत था। उसने फैंग युआन के उसे बचाने के लिए जरा भी कृतज्ञता नहीं दिखाई और न ही उसके देर करने पर गुस्सा जताया। वो पूरी तरह से शांत थी, जैसे उसे कभी फंसाया ही न गया हो। पर उसके दिल के अंदर बहुत सारे जज्बात उबल रहे थे। अब तक कल्टिवेशन के मामले में वो हमेशा फैंग युआन से आगे थी, लेकिन अब बोन फ्लैश यूनिटी जू की वजह से वही उसकी मदद पर निर्भर थी।
एसेंस गोल्ड प्राइमीवल एसेंस ने उसे बहुत बड़ी सहायता दी थी। आखिर वो अभी रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर ही थी। लगता है फैंग युआन के साथ कल्टीवेशन करना इतना भी बुरा नहीं है। ये ख्याल उसके मन में आया ही था कि उसने तुरंत उसे मिटा दिया। वो उठ खड़ी हुई और ठंडी आवाज में बोली, जैसे उसे फैंग युआन की मुश्किलों में मजा आ रहा हो। सुना है हाल की अफवाहों के बारे में? सब कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 3 किंग्स इनहेरिटेंस का बड़ा सीक्रेट है। पहले तुम्हें उड़ने की कोई स्किल नहीं आती थी, लेकिन अब तुम्हें वो 3 किंग्स इनहेरिटेंस से मिली है। हे संभल कर रहो, टाई क्लैन गुस्से में है। उन्होंने तुम्हें अपना दुश्मन घोषित कर दिया है। तुम्हारे खिलाफ उनका अरेस्ट वारंट पूरे सदर्न बॉर्डर में फैल चुका है। फेंग युआन उसी मुद्रा में बैठा रहा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हे, क्या ऐसा कोई है जो हमारे रिश्ते के बारे में नहीं जानता? जब टाई क्लैन मुझे मारने निकलेगा तो तुम्हारा नाम भी उनकी सूची में होगा। HMPH, आधी रात तक तुम कल्टीवेशन जारी रखो, मैं पहरा देती हूं। उसके बाद हम जगह बदल लेंगे। यह कहकर बाई निंगबिंग बाहर चली गई। अब की हालत जब वो सैंचा माउंटेन पहुंचे थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। फैंग और बाई बारी बारी से कल्टीवेशन करते और एक दूसरे की सुरक्षा करते थे। तूफान के बीच फैंग युआन। गुफा के अंदर फैंग युआन अकेला रह गया। उसने तुरंत कल्टीवेशन शुरू नहीं की, बल्कि गहरी सोच में डूब गया। टाई क्लैन की प्रतिक्रिया तो उसे पहले से ही पता थी। उसने उनके एक एल्डर को मार दिया था और उनके यंग मास्टर को भी भगाया था। ये उनके सहने की सीमा से बहुत आगे की बात थी। टाई क्लैन राइचस पाथ के सबसे बड़े क्लैंस में से एक था। वो इस अपमान को यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे। उनकी जवाबी कार्रवाई जरूर बहुत भयंकर होगी। लेकिन टाई क्लैन के अलावा और भी मुश्किलें थीं। शांग क्लैन, वू क्लैन और राइचस पाथ के दूसरे लोग। फिर डिमोनिक पाथ वाले हु मेयर, लीशियान, सेंचुरी बॉय जैसे लोग भी थे। यही थी मशहूर होने की कीमत। फैंग युआन ने लड़ाई से नाम तो कमा लिया, पर अब वो तूफान के बीच में था और हर ओर से निगाहें उसी पर थीं। हर तरफ से खतरों की लहरें उठ रही थीं जो उसे निगलने के लिए तैयार थीं, और अब ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा भंवर बन गया था। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से फैंग युआन जानता था कि यह उसके लिए एक परीक्षा है। अगर वो इस भंवर से बच निकला और इन लहरों का सामना कर पाया तो वो सच में सदर्न बॉर्डर का एक मान्यता प्राप्त एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वो इसमें डूब गया तो उसका नाम और अस्तित्व दोनों मिट जाएंगे। अब तक तो डिवाइन थीफ लू जुआनफेंग कई बार डीमन सप्रेशन टावर में घुस चुका होगा और वहां बहुत हंगामा मचा दिया होगा। टाई क्लैन पर पहले से ही बहुत दबाव होगा। उन्हें मुझ पर ध्यान देने का मौका नहीं मिलेगा, कम से कम 1-2 महीने तक। फिलहाल उन्हें भूल ही जाओ। बाहर जो अफवाह फैली है कि मेरे पास कोई बड़ा सीक्रेट है, वो जरूर ली श्यान और हु में ER की करतूत है। हाँ, इन दोनों से मैं जल्दी ही निपटूंगा। लेकिन फिलहाल ली शैन की कुछ कीमत है और हु में ईयर के पीछे एक रैंक 6 गू इमॉर्टल है, इसलिए इस चाल को बहुत सोच समझकर चलना होगा। 3 किंग्स इनहेरिटेंस बहुत बड़ा खजाना है, उसे पूरा हासिल करना मेरे बस की बात नहीं। मुझे बस उसके सबसे अच्छे हिस्से निकालने हैं। अगर मैं उसका सार पा गया, जैसे अनडिफीटेड 100 बैटल्स ग्यू वगैरह, तो ये सफ़र पूरी तरह सफल रहेगा। मेरी ताकत में बहुत बड़ा उछाल आएगा और वीटियन माउंटेन की महान लड़ाई में ये मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये सोचते सोचते फैंग युआन के दिमाग में कई विचार उठे और फिर वो सबको शांत करते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ सोचने लगा। गणना के हिसाब से देखा जाए तो अब तक TNT माउंटेन पर ह्यू इमॉर्टल इनहेरिटेंस खुल चुका होगा। ये एक असली गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड था जो 3 किंग्स इनहेरिटेंस से कई गुना ज्यादा कीमती था। उसी इनहेरिटेंस की वजह से फेंग जिनहुआंग एक गू इमॉर्टल बनी और आने वाले वक्त में उसका नाम पूरी दुनिया को हिला देने वाला बना। Central Continent, Hugh Immortal Inheritance. उसी समय सेंट्रल कॉन्टिनेंट में TNT माउंटेन के नीचे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े सेक्ट्स के एलीट डिसाइपल्स वहां एकत्रित हुए थे। भीड़ में असली गू युए फैंग जेंग ने धीरे से लंबी सांस छोड़ी। कई महीनों तक चली वो बड़ी कॉम्पिटिशन आखिर खत्म हो चुकी थी। कुछ महीने पहले सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्ट्स ने एक साथ आदेश दिया था कि एलीट डिसाइपल्स के बीच एक बड़ी कॉम्पिटिशन कराई जाए ताकि उनकी रैंकिंग तय की जा सके। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ये 10 सेक्ट्स सबसे मजबूत इनहेरिटेंसेस रखते थे। इस पीढ़ी के एलीट डिसाइपल्स सब के सब इंसानों में ड्रैगन की तरह थे, स्वर्ग के चुने हुए बच्चे। उनमें से सबसे कमजोर डिसाइपल के पास भी 1-2 ट्रम्प कार्ड जरूर थे। लेकिन फेरी बी शिया की वजह से गू युए फैंग जेंग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस कंपटीशन में कई ओपोनेंट ऐसे थे जो उससे गहरी दुश्मनी रखते थे और लड़ाई के दौरान उन्होंने बहुत भारी वार किए। लेकिन फैंग जेंग की नींव बहुत मजबूत थी। उसके पास आयरन बीक फ्लाइंग क्रेन का एक समूह था और साथ ही स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली में मौजूद लॉर्ड स्काई क्रेन की मार्गदर्शन भी उसे मिल रही थी। इन्हीं चीजों की बदौलत वो हर राउंड पार करके ऊंचा स्थान हासिल कर पाया।
उसी समय टीएनटी माउंटेन के ऊपर आसमान में 10 अदृश्य गू इमॉर्टल डिवाइन कॉन्शियसनेस एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस पीढ़ी के एलीट डिसाइपल ज्यादातर तो सामान्य हैं, लेकिन आखिर कुछ अच्छे बच्चे भी नजर आ ही गए। स्पिरिट बटरफ्लाई वैली का शाओ चीक सिंह अच्छा लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शाओ बाय होंग का परपोता है ना? मिरियड ड्रैगन डॉग का यिंग शेंग जी भी काफी उत्कृष्ट है। लॉन्ग नू ने उसे बहुत अच्छे से सिखाया है। हाँ, तुम बहुत तारीफ कर रहे हो। तुम्हारी पोती फेंग जिन हुआंग ही असली प्रतिभाशाली है, उसके आक्रमण का कोई मुकाबला नहीं। क्या तुम लोग यूं ही एक दूसरे की तारीफ करते रहोगे? चलो मिलकर इस ह्यू इमॉर्टल इनहेरिटेंस को पूरी तरह खोलते हैं। ठीक है। तो फिर सब एक साथ वार करें। Rise. फौरन ही 10 अदृश्य शक्तियां शून्य से बाहर निकलीं, विशाल और भयावह, जैसे सागर की सुनामी या पहाड़ों की बाढ़। दुनिया बदल गई, हवा तेज हुई और बादलों ने गर्जना की। वो 10 शक्तियां घूमती हुई आपस में मिलीं और फिर टीएनटी माउंटेन के एक विशेष स्थान पर जाकर टकराईं। कोई आवाज नहीं हुई, वो भयावह शक्तियां मानो हवा में समा गईं। फिर वहां से सुनहरी रोशनी फूटी और एक लाल रंग का भव्य द्वार धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो द्वार 100 फीट ऊंचा था, जिस पर 9 रंगों की चमचमाती तख्ती लगी थी। आसमान में गुलाबी शुभ बादल जमा हो गए और उजले प्रकाश की किरणें मिलकर एक सीढ़ी का रूप लेने लगीं। वो सीढ़ियां सीधे उस द्वार से निकलकर एक इंद्रधनुष जैसे पुल में बदल गईं, जो जाकर ठीक उन एलीट डिसाइपल्स के सामने आकर रुकीं। कॉम्पिटिशन की रैंकिंग के अनुसार अंदर प्रवेश करो। एक दिव्य आवाज आसमान से गूंजी, जो 10 सेक्ट्स के डिसाइपल्स के कानों में स्पष्ट सुनाई दी। ये आवाज एक जू इमॉर्टल की थी। 10 सेक्ट्स के डिसाइपल्स के चेहरों पर तरह तरह के भाव उभरे, कोई श्रद्धा से भरा, कोई आदर में झुका, कोई उत्साह से कांपता हुआ। लेकिन ज्यादातर निगाहें एक लड़की पर जाकर टिक गईं। वो लड़की फिनिक्स का मुकुट पहने थी। उसकी आंखें लंबी और तीखी थीं, सुनहरी भौहें पतली और खिंची हुईं, और माथे के बीचों बीच एक छोटा सा लाल जन्मचिन्ह चमक रहा था। उसका रूप शालीन और गरिमामय था, सुंदरता में अद्वितीय। वो थी इस बड़ी कॉम्पिटिशन की विजेता फेंग जिन हुआंग। उसकी सुंदरता दिव्य थी, उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और आंखें बिजली जैसी चमकीली। जैसे कोई फिनिक्स आसमान में उड़ रहा हो, वो शुद्ध, महान और गर्व से भरी हुई थी। उसके सामने बाकी डिसाइपल साधारण चिड़ियों जैसे लग रहे थे। फैंग जेंग ने उससे लड़ाई की थी, लेकिन सिर्फ 6 चालों में ही वो हार गया। गू इमॉर्टल की आवाज सुनकर फेंग जिन हुआंग ने एक तेज सीटी बजाई और पल भर में सुनहरी रोशनी में बदलकर आगे बढ़ गई। वो सुनहरी रोशनी एक फिनिक्स के रूप में द्वार से टकराई, लाल द्वार हल्का कांपा और फिर एक शून्य द्वार खुला जिसने फेंग जिन हुआंग को निगल लिया। उसके बाद शाओ ची सिंह, यिंग शेंग जी और दूसरे डिसाइपल्स एक एक करके हू इमॉर्टल इनहेरिटेंस में प्रवेश करने लगे। 20-30 डिसाइपल्स के अंदर जाने के बाद गू युए फैंग जेंग की बारी आई। फांग जेंग ने इंद्रधनुषी पुल पर कदम रखा और द्वार में प्रवेश किया। अचानक उसे चक्कर आने लगा। रंग बिरंगे प्रकाश उसके चारों ओर घूमने लगे, जैसे फूलों की बगिया घूम रही हो, और वो खुद को एक खूबसूरत तूफान में तैरता हुआ महसूस करने लगा। ही अचानक एक प्यारी सी लड़की उसके सामने आ गई। तुम भी वो फेटेड पर्सन हो जो ह्यू इमॉर्टल इनहेरिटेंस पाना चाहता है? थोड़ी ही देर में तुम्हारे सामने एक माउंटेन आएगा। जो सबसे पहले उसकी चोटी पर पहुंचेगा वही मुझे प्राप्त करेगा। मेहनत करना, क्योंकि तुमसे पहले जो लोग अंदर गए हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ही वो लड़की इंद्रधनुषी कपड़े पहने थी। उसकी पीठ पर बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी की पूंछ थी जो शरारत से हिल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें मासूमियत से भरी थीं। तुम कौन हो? फेंग जिन घबरा गया और उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गू इमॉर्टल की जगह है तो फिर यहां ये लड़की कैसे आई। तो ये एक बेवकूफ लड़का है, लड़की ने शरारत से कहा और अपनी गोरी नर्म उंगली आगे बढ़ाकर धीरे से फेंग जिन के माथे को छुआ। और जैसे ही उसने छुआ वैसे ही वो अचानक गायब हो गई। उस हल्के से स्पर्श के बाद फैंग जेंग का शरीर, जो अब तक पंख की तरह हल्का लग रहा था, अचानक भारी हो गया और वो नीचे गिरने लगा। फैंग जेंग के पूरे शरीर में तेज गिरने की अनुभूति फैल गई और वो अनायास ही चीख उठा। उसने अपने जीव वर्म्स को सक्रिय करना चाहा, लेकिन डर के मारे समझ गया कि उसका पूरा एपर्चर किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका है। वो जीव की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्या मैं गू युए फैंग जेंग यहीं मर जाऊंगा? ऐसी हास्यास्पद मौत, सिर्फ गिरकर मर जाना? तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।